हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आरके एकेडमी में। साथ में अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कॉस्टिंग का सीरीज कर रहे थे और ये आज आपका लास्ट लेक्चर रहेगा। बेसिकली सेकेंड लास्ट रहेगा, बट चैप्टर जो है वो आपका लास्ट है, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। तो सॉरी, मार्जिनल कॉस्टिंग। लास्ट क्लासेस में हमने मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग किया था। इसके बाद में मैं एक पूरी की पूरी मर्ज्ड वीडियो दे दूंगी आपको सभी लेक्चर्स की, ताकि आप उससे भी आराम से पढ़ पाए और आपको अपने टाइम की थोड़ी सी वैल्यू समझ में आए, क्योंकि इतने टाइम में हमें ये वाला एक पर्टिकुलर चैप्टर जो है रिवाइज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दो तरह की कॉस्ट होती है। मैं आपको एकदम बेसिक समझा देती हूँ, तो आपको समझना बहुत आसान होगा। अब मार्जिनल कॉस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों आता है। मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट एक सिंपल से रीजन से आता है कि यहाँ पर हमें पता चल पाए कि अगर हमारी एक यहाँ पर यूनिट हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज या कितना डिफरेंस आएगा। अब आपको यहाँ पर लगा होगा कि फिक्स्ड कॉस्ट का क्या होता है। तो देखो, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है ना, वो यहाँ पर हम लेकर नहीं चलते हैं। क्यों नहीं लेकर चलते हैं? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट को हम एक पीरियोडिक कॉस्ट मानते हैं। तो मान लो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, एक प्रोडक्ट का, ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको क्वार्टरली या फिर अपना एनुअली डिवाइड कर लेंगे, रेदर देन कि यहाँ पर हम उसे अपने प्रोडक्ट में ऐड कर चल रहे हैं। तो प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट में हम क्या लेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट की जगह केवल वेरिएबल कॉस्ट। जबकि जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों लेकर चलता है। तो अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले आप जैसा कि देख सकते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, एक टेक्निक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, जो कि हम यहाँ पर यूज करते हैं अपनी रिलेशनशिप समझने में। रिलेशनशिप्स किसकी समझनी है हमें, कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट की। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है ये हमारी कैसे समझी जाएगी, तो ये यहाँ पर एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो जाती है प्रोडक्शन की, जो कि यहाँ पर कैसे होगी कि अगर मैंने अपनी, मान लो मैं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी तो मुझे XYZ कॉस्ट लगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने 101 यूनिट्स प्रोड्यूस की तो फिर मुझे कितनी कॉस्ट अचानक से बढ़ जाती है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो होती है, इनकी डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ में है, हमारे आउटपुट के साथ में है। और जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये हमारी कांस्टेंट रहेंगी। अब हमने 100 यूनिट्स बनाई या 101 यूनिट्स बनाई, क्या मेरा रेंट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्या यहाँ पर ऐसा है कि कुछ एक्स्ट्रा मुझे फिक्स्ड कॉस्ट में चेंजेस आ जाएंगे? अनलेस अनटिल की कोई बहुत ही बड़ा चेंज हो रहा है, जैसे मैं एक पूरा नया ही सेटअप बना रही हूँ तो बात अलग है, वरना फिर यहाँ पर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट रहेंगी। तो ये हमारी सेम रहती है। मार्जिनल कॉस्ट को हम कैसे मेजर करते हैं, तो हम देखेंगे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी असाइन, कितनी एट्रीब्यूट की है हमने टू वन यूनिट, राइट। अब आ जाओ, तो एक यहाँ पर एग्जांपल है कि अगर 10 यूनिट्स बनाई या फिर 11 यूनिट्स बनाई, तो 10 यूनिट्स बनाने में तो 10,000 रुपए लगे, लेकिन 11 यूनिट्स बनाने में 10,500 यूनिट रुपीज हमें लग जाते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पर हमारे पास में यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास में 500 रुपीज एक्स्ट्रा लग रहे हैं। देखो, पहले जब 10,000 यूनिट्स हमने बनाई थी तो यहाँ पर पर्टिकुलरली हर एक यूनिट हमें 1,000 रुपए की पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही 11 यूनिट्स बनाई तो यहाँ पर जो कॉस्ट थी वो हमारी किस तरह से हो जाती है, वो हमारी यहाँ पर 10,500 हो जाती है। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हमारी सम है, किस चीज का सम है, एडिशन करेंगे हमारी प्राइम कॉस्ट को और वेरिएबल ओवरहेड्स को। तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा कॉस्टिंग सिस्टम है जहां पर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज और इन्वेंट्रीज हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर ही लेकर चलेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट को क्या लिया था मैंने, पीरियोडिक कॉस्ट, ठीक है, पीरियड्स के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कंसिडरेशन में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लेकर चल रहे। जो सिस्टम है हमारी कॉस्टिंग का, इसको हम डायरेक्ट कॉस्टिंग बोलते हैं। एज यहाँ पर केवल डायरेक्ट कॉस्ट है जो कि हमारे प्रोडक्ट का और इन्वेंट्री का कॉस्ट का पार्ट बनती है। तो कॉस्ट को हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं कि भाई उनका बिहेवियर कैसा है, फिक्स्ड है या फिर वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं लेकर चलूं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग,
तो इसमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ही हम ऐड करते हैं। अब आती है बात डायरेक्ट कॉस्टिंग की। तो डायरेक्ट कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग जो है ये हम सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं अलग अलग प्लेसेस पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली चेंजेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पर एक्टिविटी लेवल चेंज होगी वैसे ही कॉस्ट भी चेंज हो जाती है। और कुछ कॉस्ट यहाँ पर वेरिएबल होती हैं बैच लेवल पर और फिक्स्ड जो होती हैं वो होती हैं हमारी यूनिट लेवल पर। लाइकवाइज वेरिएबल होती है प्रोडक्शन लाइन में और फिक्स्ड होती है बैचेस एंड यूनिट्स में। तो यहाँ पर मान लो हम कुछ ऐसा प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसमें कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में हमारी कोई भी खास कॉस्ट एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर उसे बैच पर बना रहे हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ पर अगर बैच में बना रहे हैं तो काफी कॉस्ट ऐड हो रही है, लेकिन इंडिविजुअल बना रहे हैं तो कोई खास कॉस्ट ऐड नहीं हो रही। तो डिफरेंशियल और इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है? डिफरेंशियल कॉस्ट हो गई कि जब दो प्रोडक्शन लेवल हैं जैसे 100 और 101, ठीक है, इनमें हमारी कितनी कॉस्ट अलग अलग हो जाती है, कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारी यहाँ पर क्या होगा कि या तो कॉस्ट इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने जब 100 यूनिट्स के लिए रॉ मटेरियल खरीदा तो मुझे महंगा पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने 101 यूनिट्स की बात की तो यहाँ पर सप्लायर ने मुझे कॉस्ट कम कर दे दी, थोड़ा और डिस्काउंट दे दिया, ठीक। तो ये हमारी हो जाती है डिफरेंशियल कॉस्ट। और इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है कि जब हमारा यहाँ पर वॉल्यूम या जो प्रोसेस है उसमें कुछ भी इंक्रीमेंट हो रहा है तो मेरी जो एक्टिविटीज हैं उनमें चेंजेस, उनमें इंक्रीमेंट होने से कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है उनको हम बहुत बार मार्जिनल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक थिन लाइन है। मार्जिनल कॉस्ट कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है पर यूनिट, लेकिन यहाँ पर इंक्रीमेंटल कॉस्ट इंक्रीज ही होगी, कम नहीं होगी। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं। और ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है? ये हमारी यहाँ पर एक यूनिट में इंक्रीमेंट भी आएगा, इंक्रीज हो रही है, एक यूनिट बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी और हमारी टोटल वॉल्यूम भी बढ़ेगी, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग के? तो अब यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल के लिए कौन सी कॉस्ट है? प्रोडक्ट कॉस्ट हमारी, जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट। और पीरियड कॉस्ट कौन सी है? फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पर जो वेरिएबल कॉस्ट है उन्हीं को हम प्रोडक्ट कॉस्ट मानकर चल रहे हैं और फिक्स्ड कॉस्ट हमारी पीरियड कॉस्ट हो गई। तो यहाँ पर अब हम वॉल्यूम का ध्यान नहीं देते। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में यही होगा कि हम क्या करेंगे, जितनी हमारी कॉस्ट है इनको फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट्स में लेकर जाएंगे। साथ में जो वेरिएबल सेमी वेरिएबल कॉस्ट है इनको भी हम हमारी फिक्स्ड या फिर वेरिएबल एलिमेंट्स में लेकर चले जाएंगे। तो मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्ट जो है जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, इनको हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट लेकर चलेंगे। तो फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस में यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा? केवल मार्जिनल कॉस्ट आएंगी, वेरिएबल कॉस्ट आएंगी। तो वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम एक्सक्लूड कर चलेंगे हमारी इन्वेंट्री से, ठीक। फिक्स कॉस्ट में क्या है? इनको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं जब हम अपना क्लोज स्टॉक का वैल्यू देखेंगे और यहाँ पर हमारा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस देखेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट को हमने पीरियड कॉस्ट लिया है और इनको हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने एक पीरियड के लिए, जिस पीरियड में हमारा प्रोडक्शन हुआ, मान लो Q2 में हुआ, तो Q2 में हम इनको यहाँ पर अपना पीरियड कॉस्ट की तरह एक एक्सपेंस की तरह दिखाकर माइनस कर देंगे। तो प्राइसेस को हम कैसे डिटरमिन कर रहे हैं? विद रेफरेंस टू मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स की है और प्रोडक्ट्स की है उसको हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि भाई हमारी कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर हमें यहाँ पर डिटरमिन करनी है कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, तो कॉस्ट को हम वेरिएबल और फिक्स लेकर चलेंगे, ठीक है। अब जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी पार्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट हम शो करते हैं, ठीक है।
अब एक एग्जांपल है यहाँ पर आपके लिए, पूरा फॉर्मेट है कि किस तरह से ये बनेगा। तो प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा आपकी, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या है, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग हेड्स। ठीक, फिर आती है प्रोडक्ट में इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट। तो इन्वेंट्री में हमारे पास क्या आता है, जो वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट है। तो प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ पर देखोगे ए माइनस बी कर दोगे। तो यहाँ पर जो हमारा रिवेन्यू है, रिवेन्यू में से क्या करना है, रिवेन्यू में से मुझे हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट को माइनस कर देना है। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास में क्या आता है, अब हमारे पास आती है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उसमें से वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को भी माइनस कर दिया। फिर हमारे पास आती है पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। तो यहाँ पर क्या क्या लेकर चलेंगे, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने हुए और नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने हुए, और यहाँ पर फिर हम अपना प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकलेंगे, जो भी हमारी कंट्रीब्यूशन आई उसमें से हमारे फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे। तो बेसिकली होता क्या है, सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया जाता है तो कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। कैसे होगा, यह समझ में आया थोड़ा सा, कैसे निकालते हो प्रॉफिट। यहाँ पर सेल्स कितनी हुई माइनस आपका कॉस्ट कितना था, राइट। सेल्स में अब क्या क्या है हमारे पास, रिवेन्यू है। रिवेन्यू में से अगर मैंने वेरिएबल कॉस्ट निकाली तो मेरे पास आई कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब वेरिएबल कॉस्ट तो कॉस्ट का एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। तो कंट्रीब्यूशन में से जैसे ही फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस किया तो मेरे पास में प्रॉफिट आ जाएगा। आगे समझ में। अब आ जाओ नेक्स्ट पर, प्रोडक्ट या फिर इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट। तो ये कौन सी कॉस्ट है, जो हमारी परचेज या सेल्स हमने की है उनसे एसोसिएटेड कॉस्ट। तो जैसे हमारी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होती है, हमने यहाँ पर पूरी जो क्लोथिंग है उसकी एक इन्वेंट्री बनाई, तो प्रोडक्शन सिनेरियो में ये जो कॉस्ट है ये हमारे एक्विजिशन या फिर मटेरियल के कन्वर्जन में और हमारी अदर मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम उन कॉस्ट को लेकर चलेंगे जो कि जब हमने कोई भी रॉ मटेरियल को एक्वायर किया, खरीदा, उसको हमने यहाँ पर प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के अलावा जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग में इनपुट्स लगे, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में बेसिकली लेबर्स वगैरह लग जाती हैं, और तब हमारा फिनिश प्रोडक्ट बनकर आएगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग, और इसमें हमारे पास में वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, जो इन्वेंट्रीएबल या फिर प्रोडक्ट कॉस्ट होगी। फिनिश कॉस्ट को हम कैसे मेजर करते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट में लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, तो यहाँ पर प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैंने क्या बताया कि सेल्स रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की है या फिर नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, तो यहाँ पर हम अपने वेरिएबल कॉस्ट को सेल्स रेवेन्यू से सब्ट्रैक्ट करते हैं, और या फिर यहाँ पर जो सेल्स हमारी ज्यादा हुई है, ठीक है, ओवर द वेरिएबल कॉस्ट, तो हमने कितनी ज्यादा सेल हमारी वेरिएबल कॉस्ट से की है उसको भी हम कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। अब कंट्रीब्यूशन को कुछ इस तरीके से निकालना है, इस पर से न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है कि भाई वेरिएबल कॉस्ट अगर 50,000 है, फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 है, सेलिंग प्राइस 80,000 है, तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालो। तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, ये है आपकी 50,000। तो 80,000 की अगर मेरी रिवेन्यू हुई है तो रिवेन्यू में से 50,000 माइनस किया, 30,000 का कंट्रीब्यूशन आ गया। 30,000 के कंट्रीब्यूशन में फिक्स्ड कॉस्ट को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास में आ जाएगा कि भाई कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया है, राइट। नेक्स्ट आती है पीरियड कॉस्ट में। तो यहाँ पर ये जो कॉस्ट है ये हम प्रोडक्ट्स को असाइन नहीं कर रहे, ठीक है, तो ये हम किसको असाइन कर रहे हैं, ये हम यहाँ पर एक एक्सपेंस, एक खर्चा दिखा रहे हैं, जैसे मैंने बताया हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जितनी भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, चाहे यहाँ पर नॉन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, सभी पीरियड कॉस्ट का हिस्सा बन जाएंगी। और इसी के साथ में मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो आपकी 50% खत्म हो गई। मार्जिनल कॉस्ट में क्या समझा कि यहाँ पर हम केवल वेरिएबल कॉस्ट लेंगे,
फिक्स्ड कॉस्ट हमारी पीरियड कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है सेल्स रेवेन्यू माइनस हमारा वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में से अगर मैंने अपनी फिक्स्ड कॉस्ट निकाली तो मुझे प्रॉफिट या फिर लॉस पता चल जाता है। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है किसको, सभी तरह की कॉस्ट को। अब आप यहाँ पर वेरिएबल हो, सेमी वेरिएबल हो, फिक्स्ड कॉस्ट हो, कुछ भी हो, आप हमारे भाई हो, आप हमारी फैमिली हो, हम आप सभी को साथ में लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो फंक्शनल बेसिस पर हैं, जबकि मार्जिनल बेसिस कॉस्टिंग में खर्चे के हिसाब से चलेंगे। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड एक्सपेंसेस को हम अपने प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ऑन द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेसिस। तो यहाँ पर हमारी, मान लो मैंने यहाँ पर पूरे 3 महीने के लिए 50,000 रुपए पे किए और 50 यूनिट्स बनाई, तो यहाँ पर हर एक यूनिट के अकॉर्डिंग मैंने क्या करना है, 1,000 रुपए जो है वो उनकी इनपुट कॉस्ट में ऐड कर देनी है। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस यहाँ पर कांस्टेंट है। तो एक मेथड होगा रिकवरी का जो कि हमें बताएगा कि क्या हमने अंडर या फिर ओवर रिकवरी तो नहीं कर ली हमारे एक्सपेंसेस की, जो कि हमारे एक्चुअल आउटपुट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए मार्जिनल कॉस्टिंग में ये प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि वहां तो हम कंट्रीब्यूशन लेकर चल रहे हैं, है ना। तो वहां तो हमें डर नहीं है कि भाई हमने फिक्स कॉस्ट को ज्यादा या कम तो नहीं असाइन कर दिया हर प्रोडक्ट के लिए। तो ये आपका आ जाता है डिफरेंस आपके मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या बताया मैंने कि एक ऐसा मेथड है कॉस्टिंग का जहां पर केवल वेरिएबल एक्सपेंसेस लिए जा रहे हैं। यहाँ पर आप टोटल प्रोडक्शन एक्सपेंसेस लेंगे तो वेरिएबल और फिक्स दोनों साथ में चलेंगे। ट्रीटमेंट किस तरह हो रहा है फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का, तो हमारी मार्जिनल में जाएगा एज पीरियड एक्सपेंस और यहाँ पर पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर केवल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लेकर चलोगे, यहाँ पर आप फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी लेकर जाओगे अपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। डिसीजन की बात करें तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम समझ पाते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट को हमने किस तरह से असाइन किया है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही है, एज हमें वेरिएबल एक्सपेंसेस को ठीक से हम डिटरमिन नहीं कर पा रहे हैं, और जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है माइट ड्यू से भी हम ज्यादा लगा दें। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या है, कंट्रीब्यूशन है ना। और कंट्रीब्यूशन के बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, और इसमें से सेल्स में से इसको माइनस करा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट है वो चेंज होगा जैसे जैसे प्रोडक्शन लेवल में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि केवल वेरिएबल कॉस्ट लेकर चलेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है। इन्वेंट्री के वैल्यूएशन की बात करें तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हम वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर लेंगे, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्लोजिंग इन्वेंट्रीज में आपकी वेरिएबल और मैन्युफैक्चरिंग फिक्स मैन्युफैक्चरिंग दोनों जाती हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो ये आपका इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि एट द एंड फिक्स्ड कॉस्ट तो आपने दोनों में ही यूज किया ना। कंट्रीब्यूशन के बाद में मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने प्रॉफिट तो यूज किया ही था। जब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के बराबर है, तो ऐसे में दोनों ही हमें फिक्स्ड कॉस्ट एलिमेंट को दोनों ही हमारे स्टॉक्स के उसमें सेम अमाउंट शो करेंगे। अगर यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है हमारे ओपनिंग स्टॉक से, तो हम क्या देखेंगे कि जो प्रोडक्शन है, ठीक है, उस एक पीरियड में हमारे सेल्स से ज्यादा होगा। जब प्रोडक्शन हमारा ज्यादा है, सेल्स हमारी कम है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉफिट हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में ज्यादा होगा बाय मार्जिनल अप्रोच। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट है वो हम लेकर चल रहे हैं हमारी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू में, और यहाँ पर इसको हमने क्या किया है, कैरी फॉरवर्ड किया है टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट आता है व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज मोर देन क्लोजिंग स्टॉक। देखो जो स्टॉक बिक गया, ठीक है, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट डाल दी, जो स्टॉक नहीं बिका उसकी हमने यहाँ पर उसको आगे दिखानी है। लेकिन मार्जिनल में क्या है, मार्जिनल में तो हमें इसी क्वार्टर में फिक्स्ड कॉस्ट दिखानी पड़ेगी, इसी क्वार्टर में फिक्स्ड कॉस्ट दिखाएंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, है ना। चलो, अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है
मतलब प्रोडक्शन कम हुआ है, सेल्स ज्यादा हुई है, तो प्रॉफिट मार्जिनल वाला ज्यादा दिखाएगा और एब्जॉर्प्शन वाला कम दिखाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमारी अब ज्यादा हो जाएंगी और ज्यादा होने की वजह से एब्जॉर्प्शन कॉस्ट उसे शो करेगा, उसको लॉस दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक जो है, इसमें हम वेरियस प्रोडक्ट्स को एक साथ पूल करेंगे और फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हैं वो हमारे टोटल कंट्रीब्यूशन में से निकाल लेंगे। तो टोटल कंट्रीब्यूशन को हम ग्रॉस मार्जिन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हमने अलग अलग यहाँ पर कॉस्ट उठाई, उठाने के बाद में हमने सभी प्रोडक्ट्स को एक साथ पूल करने के बाद में इनमें से हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स को माइनस किया है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स्ड एक्सपेंसेस को माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा और ये हमारे लिए क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमारी दोनों ही चीजें जाएंगी। अब ये क्वेश्चन है, सेल्स और प्रोडक्शन बताया है कि हमने 50% जब यहाँ पर सेल्स की है तो हमारे 400 यूनिट्स बिकी, और जब हमने यहाँ पर 100% किया तो ऑफकोर्स 800 यूनिट्स बिकी। 50% यहाँ पर और 100% यहाँ पर सेल्स हुई है, ठीक है। सेल्स यहाँ पर सॉरी यूनिट्स है ये, तो कॉस्ट यहाँ पर बताई है कि इसकी जो कॉस्ट है वो 8 लाख रुपए है, इसकी 16 लाख रुपए है। इसके बाद में बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्शन में वेरिएबल कॉस्ट है वो 3,20,000 है यहाँ पर 6,40,000, यहाँ तो डबल करते जाओ हर चीज को। फिर ये आपका यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट 1,60,000 है और दूसरे में भी 1,60,000 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये समझना है कि जो नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी था उसमें तो 800 यूनिट्स बनती, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट को हमने थ्रू आउट द ईयर लेकर चल रहे हैं और जैसी बजटेड है वैसी ही है। तो यहाँ पर हमारे पास में इनिशियली कोई भी ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं थी, तो हमारे फर्स्ट क्वार्टर में अब 200 यूनिट्स जब हमारी बनी और 160 यूनिट्स हमारी सेल हुई हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट हमारी क्या रहेंगी। तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले देखोगे कि बजटेड कॉस्ट कितनी थी, 1,60,000 रुपए की बजट कॉस्ट थी। फिक्स कॉस्ट तो चेंज होगी नहीं, चाहे 220 यूनिट बनी, चाहे 400 चाहे 800, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास टोटल कॉस्ट थी जो सेल्स हुई है वो हुई है 1,60,000 रुपए की, ठीक है। अब 1,60,000 रुपए की जब मेरे पास टोटल यहाँ पर सेल हुई है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 200 रुपीज की एक यूनिट बिकी है। ऑफ कोर्स अगर 200 रुपीज की एक यूनिट बिकी है तो 220 रुपीज की यहाँ पर मेरे पास में 200 रुपए की 220 यूनिट बिकी, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर जो मेरे पास आती है टोटल अमाउंट वो आएगी 44,000 रुपीज का यहाँ पर मेरा टोटल सेल हुआ है। तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट हमने यहाँ पर देखना है। अब इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, इसके बाद में हम देखेंगे कि भाई अंडर रिकवरी या फिर ओवर रिकवरी तो नहीं हो गई हमारी ओवरहेड की। तो हमने एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड देखा कि भाई वो कितना होगा, तो यहाँ पर हमने 220 यूनिट्स जो है वो बेची थी, ठीक। और ये हमारी किसके बारे में बात कर रही है, ये फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रही है। तो एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स में हमारे पास 1,60,000 रुपए टोटल गए हैं। तो एक क्वार्टर में कितने जाएंगे हमारे पास में, ये जाएंगे आपके 40,000 रुपीज, ठीक। जब 40,000 रुपए हमारे गए तो 40,000 रुपए का तो हो गया हमारा यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट। एब्जॉर्ब फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो हमने कितना लिया यहाँ पर, तो वो हमारा गया था 44,000 का, जैसा हमने अभी देखा। तो 4,000 रुपए हमने ओवर रिकवरी कर ली है। समझ में आया क्या हुआ। तो यहाँ पर 1,60,000 की फिक्स्ड कॉस्ट थी। टोटल जो यहाँ पर पूरे 4 क्वार्टर्स में यूनिट्स बनती वो बनती आपकी 800, जबकि एक क्वार्टर में ही 220 यूनिट्स हमारी चली गई। तो इन 220 यूनिट्स में प्रॉब्लम कहाँ आई, प्रॉब्लम ये आई कि अब जब हमने इनको ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट लगाई है, ओवरहेड कॉस्ट लगाई है, तो वो जाएगी 220 यूनिट्स के हिसाब से आपकी 44,000, मतलब जानी चाहिए थी 40,000 रुपए, गई 44,000 रुपए, तो 4,000 रुपए एक्स्ट्रा चली गई। तो अब सेल्स रेवेन्यू देख लेते हैं। तो अगर 160 यूनिट्स बिकी, 220 यूनिट्स बनी, तो 160 यूनिट्स बिकी है हमारी यहाँ पर 2,000 रुपए की पर यूनिट के हिसाब से, तो 3,20,000 की सेल हुई, जिसमें से प्रोडक्शन कॉस्ट को माइनस करना है।
तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी आपकी 200 यूनिट इंटू 800 रुपीज, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में जो प्रोडक्शन कॉस्ट उन्होंने दे रखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं 3,20,000 में मेरे पास 400 यूनिट्स बनी, तो एक यूनिट कितने में बनेगी 3,20,000 अपॉन 400, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में कितना 80,000 रुपए हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या, सॉरी यहाँ पर आपके पास में ये 220 यूनिट्स आपकी सेल हुई हैं, तो ये आपकी 1,76,000 रुपीज हो गई। फिक्स्ड ओवरहेड्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है 220 यूनिट्स इंटू 200, तो 44,000 रुपीज का हमने फिक्स्ड ओवरहेड लगाया। तो टोटल हमारे पास में ये जो कॉस्ट है ये अपनी आ जाएगी यहाँ पर 3 लाख रुपए आएगी, कितना आएगी एक सेकेंड, ओके। तो 3,20,000 रुपए में से ना हम इतना अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में हमारा प्रॉफिट आ जाएगा वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। या फिर आप इन्हें साथ में भी ले सकते हो, तो साथ में लोगे तो आपके पास में थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाएगा, इसको एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। अब ओपनिंग स्टॉक की अगर हम बात करें तो ओपनिंग स्टॉक तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास कुछ भी बना नहीं था, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की बात कर लेते हैं, तो 2,20,000 रुपीज का यहाँ पर हमारे पास में प्रॉफिट हुआ। 220 यूनिट हमने बनाई, ठीक है, और यहाँ पर 60 यूनिट से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 60 यूनिट से हमने इसको क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 220 यूनिट्स तो हमने बनाई थी, बेची हमने केवल 160 यूनिट्स हैं, तो 60 यूनिट्स हमारे पास एक्स्ट्रा बच गई, जो कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। फिर हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखेंगे तो वो हमारे पास 1,60,000 रुपए का था, एंड यहाँ पर जो एडजस्टमेंट हुई, ओवर रिकवरी हुई थी 4,000 रुपए की। फिर इसमें सेलिंग और ओवरहेड्स को ऐड करना है, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी 160 यूनिट्स की 400 रुपीज के हिसाब से, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 1/4 आ जाएगी 2,40,000 के हिसाब से, और कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी निकल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा प्रॉफिट, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने क्या करना था, हमने सबसे पहले तो देखना था कि हमारी कितना सेल्स रेवेन्यू है माइनस यहाँ पर हमारी टोटल कितनी कॉस्ट ऑफ सेल्स हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे हम इसको निकाल लेंगे। समझ में आया कैसे हुआ। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक इन्होंने बोला 0 रुपीज है, 220 यूनिट्स बनी पहले क्वार्टर में, 160 यूनिट्स बिक गई। जब यहाँ पर 220 यूनिट्स बनी तो बननी चाहिए थी उस क्वार्टर में 200 यूनिट्स, बनी 220। अब फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 1,60,000 की थी, तो 4 क्वार्टर में डिवाइड करेंगे तो 40,000 40,000 40,000 होनी चाहिए थी, लेकिन 220 यूनिट्स बनी तो हर यूनिट के हिसाब से यहाँ पर 44,000 रुपीज की हमने ओवरहेड कॉस्ट लगा दी। अब ओवरहेड कॉस्ट लगाने के बाद में वेरिएबल कॉस्ट काउंट करी कि वो कितनी आएगी, और उसको हमारे सेल्स रेवेन्यू से माइनस कर दी। फिर इसके बाद में हमने देखा कि ओपनिंग स्टॉक तो 0 था, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हमें पता है 60 यूनिट्स हमारे पास बच जाती हैं पहले क्वार्टर के एंड में, तो हमने अब यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट को एट्रीब्यूट करना था। हमें पता चला कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट जो है, फिक्स्ड कॉस्ट के पास में तो अपना 40,000 रुपए पर क्वार्टर जाना था, जबकि पिछले क्वार्टर में 44,000 चला गया, तो 4,000 रुपए की ओवर रिकवरी हो गई। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर इनको एब्जॉर्ब करेंगे, एडजस्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि कितना कॉस्ट हमारा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में लगा, एंड यहाँ पर इसके बाद में इसको अपना डिवाइड कर जो बचा हुआ अमाउंट है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे। चलिए अब आती है हमारी कॉस्ट। यहाँ पर ये आपके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग दे रखी है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में तो हम फिक्स कॉस्ट लेकर ही नहीं चलेंगे, तो सेम कैलकुलेशन है, केवल आप फिक्स कॉस्ट को सबसे लास्ट में निकालते हो। प्रॉफिट निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन निकालना है तो केवल सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में क्या होता है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि भाई प्रॉफिट प्लानिंग कैसे करनी है। तो हमें यहाँ पर पता है कि हम अपनी इनपुट कॉस्ट को ही कंट्रोल कर सकते हैं, राइट, और यहाँ पर हमारा कोई कंट्रोल खास हमारे सेलिंग प्राइस पर नहीं है। तो यहाँ पर हमें 3 कॉस्ट का ध्यान रखना है। फिक्स कॉस्ट तो चेंज होगी नहीं, तो कैसे हम वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रोल करें, क्या हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है या कम करना है, और सेल्स के लिए हमारे पास में कितना प्रॉफिट आ जाना चाहिए। तो ये अपना कॉस्ट, रेवेन्यू और एक्टिविटी लेवल का रिलेशनशिप बताता है हमारे रिजल्टिंग प्रॉफिट के साथ में। तो यहाँ पर कुछ अजम्पशन है
कि अगर हमारी बात करें रेवेन्यूज की और कॉस्ट की, तो ये हमारे चेंजेस तभी आएंगे क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूनिट्स हमारी प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है, वो उनमें कुछ हमारी जो यूनिट सेल की हैं हमने, उनमें डिफरेंस आया है, ठीक है। तो हमारे पास में रेवेन्यू और कॉस्ट में डिफरेंस आएगा। इसके अलावा यहाँ पर चेंजेस किस में आ रहे हैं, जो यूनिट्स हमने प्रोड्यूस की या फिर जो हमने यूनिट्स बेची हैं, तभी हमारे टोटल रेवेन्यू में या फिर कॉस्ट में डिफरेंस आया। अब मान लो प्रोडक्शन बढ़ गया तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। अगर यहाँ पर सेल्स हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो रेवेन्यू कम होगा, सेल्स बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा। टोटल कॉस्ट को हमने दो कंपोनेंट्स में सेपरेट किया, एक है फिक्स्ड कंपोनेंट जो कि आउटपुट के साथ में बदलेगा नहीं, और एक है वेरिएबल कंपोनेंट जो कि हमारे आउटपुट के साथ में बढ़ेगा। तो यहाँ पर 10 यूनिट्स हमें बनानी है तो 10 यूनिट्स का रॉ मटेरियल जाएगा, 50 बनानी है तो 50 का जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट में भी हम डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट को लेकर चलेंगे और इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट लेकर चलेंगे। फिक्स कॉस्ट में भी सेम चीज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में इनको हम अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट है ये लीनियर जा रही है, सेम चीज यहाँ पर फॉलो कर रही है स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, हमारी ये सब क्या है, ये नोन होती हैं और कांस्टेंट रहती हैं। एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर हम या तो एक सिंगल प्रोडक्ट को कवर करेंगे या फिर अज्यूम करेंगे कि जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो हमारे यहाँ पर सेम प्रपोर्शन में जा रहे हैं जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स को हमने बेचा। तो या तो हम ये मानकर चलेंगे कि जो प्रोडक्ट्स हमने बेचे हैं वो हमारे सेम है, हमने यहाँ पर केवल बोर्ड बेचा है, या फिर हम यहाँ पर ये समझेंगे कि जितनी बोर्ड्स हमने बेचे उतनी ही चॉक्स भी बेची है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर लेवल ऑफ टोटल यूनिट सोल्ड हमारी जो है वो क्या हो रही है, वो भी हमारी चेंज हो जा रही है जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स को हमने बेचा और वो उनकी जो लेवल्स हैं वो सेम है। तो प्रपोर्शन हमारा सेम रहेगा कि जो कॉस्ट हमने पहले चॉक्स और बोर्ड्स की ली थी वो हमारी प्रपोर्शन कॉस्ट की सेम लगेगी। तो रेवेन्यू और कॉस्ट को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर कंपेयर कर सकते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट से। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था कि आज 1 रुपए की वर्थ जो है वो ज्यादा है कल के 1 रुपए से, क्योंकि आज जो मेरे पास 1 रुपए है वो मैं आज इन्वेस्ट करूंगा, रेदर देन अगर वो आइडल पड़ा रहेगा तो एक तो इन्वेस्टमेंट लॉस हुआ, दूसरा इन्फ्लेशन भी लग जाता है। इंपॉर्टेंस देखते हैं यहाँ पर। तो बिहेवियर जो है कॉस्ट का इन रिलेशन टू वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन या सेल्स, यहाँ पर हमारे जब बिजनेस अपना ब्रेक इवन पर पहुंच गया, ब्रेक इवन क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन, जितना पैसा मैंने बिजनेस में लगाया उतना ही का ही सामान मेरा बिक चुका है, तो यहाँ पर ब्रेक इवन अचीव हो गया कि नो प्रॉफिट नो लॉस। अब इससे ज्यादा कुछ भी बेचा जाएगा तो मेरा प्रॉफिट में आएगा। सेंसिटिविटी प्रॉफिट्स की कि भाई अगर यहाँ पर एक मार्केट पैरामीटर में 1 यूनिट का चेंज आया तो फिर मेरे प्रोडक्शन में जो मेरे प्रॉफिट्स हैं उनमें कितना वेरिएशन आएगा। अमाउंट यहाँ पर कितना होगा हमारी प्रोजेक्टेड सेल्स वॉल्यूम का। फिर यहाँ पर क्वांटिटी हमारे प्रोडक्शन की और सेल्स की जो है वो क्या होगी, एक टोटल टारगेट प्रॉफिट लेवल के लिए कि कितना प्रोडक्शन या सेल्स मुझे कर देना चाहिए ताकि मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रॉफिट को अचीव कर लूं। अगर मुझे 10 लाख का प्रॉफिट बनाना है तो कितनी यहाँ पर क्लोथिंग यूनिट्स मुझे बेच देनी चाहिए, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होता है यहाँ पर हमारा, तो हमें कॉस्ट वॉल्यूम यहाँ पर प्रॉफिट एनालिसिस जो है ये एक्सट्रीमली यूजफुल होती है जब हम बजट बना रहे हैं या फिर प्रॉफिट प्लान कर रहे हैं। तो ये बताता है कि भाई इम्पैक्ट हमारा क्या क्या रहेगा हमारे नेट प्रॉफिट पर अगर हम अपने सेलिंग प्राइसेस चेंज कर दें, हमारी जो सेल्स है उसकी वॉल्यूम चेंज कर दे, पहले हम 10 कार बेच रहे थे 15 बेचने लग जाएं, जो वेरिएबल कॉस्ट हमारी लग रही है उसमें चेंजेस आ जाए या फिक्स्ड कॉस्ट हमारी बदल जाए। तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपका पहले कंट्रीब्यूशन निकालेंगे और कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद में फिक्स्ड कॉस्ट में से या तो हमारा प्रॉफिट ऐड होगा या तो लॉस होगा, तो फिर हमारा क्या होगा, प्रॉफिट हमारा कम होगा और फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि जो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन अगर फिक्स्ड एक्सपेंसेस के बराबर है तो ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर है, ठीक है। तो हमें पता है प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट।
अब यहाँ पर अगर ये दोनों ही बराबर हैं तो प्रॉफिट या लॉस जीरो हो गया, राइट। अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और फिक्स्ड कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट है, कंट्रीब्यूशन कम है और फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा होगी तो ऑफ कोर्स लॉस होगा, राइट। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालना है तो कैसे निकालोगे कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है या फिर पीवी रेशियो। अब ये इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितनी सेल्स हमने करी ताकि हम अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को और प्रॉफिट्स को यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन तो ये बता रहा है कि भाई हमारा कितनी सेल्स हुई थी और वेरिएबल कॉस्ट का क्या डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर अगर हमारे को पीवी रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। या फिर हम कैसे निकाल सकते हैं इसको कि हमारा कितना चेंज हुआ कंट्रीब्यूशन में और कितना चेंज हुआ हमारी सेल्स में इनटू 100। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा सेल्स रेशियो या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होगा। यूजुअली क्वेश्चन में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ही आता है। तो चेंजेस इन प्रॉफिट या चेंजेस इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंजेस इन सेल्स। ब्रेक इवन एनालिसिस, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि भाई हमें क्या वो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में जाएंगे और इसके बाद जो हमें अमाउंट मिलेगा उससे हम प्रॉफिट में पहुंच जाएंगे। ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जैसा कि आप लोग जानते हैं इंडिपेंडेंस वीक चल रहा है, तो यहाँ पर आरपी एकेडमी आप सभी के लिए सेल लेकर आया है। तो जैसा आप अपने स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको 50% ऑफ मिलेगा हमारे सभी कॉम्बो कोर्सेज पर। अगर आप कोई इंडिविजुअल कोर्स लेते हैं तो उस पर आपको 30% ऑफ मिलेगा और अगर आप कोई टेस्ट सीरीज परचेज करते हो तो उस पर आपको 20% का ऑफ मिलेगा। साथ में यहाँ पर अगर आप हमारा स्पेशल डिस्क्रिप्टिव कोर्स लेते हैं तो उसमें भी आपको 30% का ऑफ मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आरपी एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिससे कि आपको सभी ऑफर्स मिल पाए। अगर आप कॉम्बो कोर्सेज लेते हो तो ऑफकोर्स वो आपके लिए ज्यादा सस्ते रहेंगे एंड वो रिकमेंडेड भी है अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स देना चाहते हो, राइट। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। याद रखना ये जो सेल है ये 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक ही रहेगी। इसके बाद में इसका आपकी ना तो कोई सेल अभी फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में तो नहीं आ रही है, राइट। इसके अलावा आपको इसके बेनिफिट्स मिल जाएंगे, तो जितना जल्दी आप पढ़ना शुरू करोगे उतना अच्छा रहेगा। एंड ये सेल्स में आपको मैं पहले ही बता दूं, आपको हमारी तरफ से मॉक टेस्ट मिलते हैं, रेस्ट हमारे पास से आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, रिवीजन शीट्स मिलती है और ऑल्टरनेटिव डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिसेस भी मिल जाती हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। अब हमारी मुलाकात होगी कल हमारे फाइनल लेक्चर में। थैंक यू सो मच।